नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 भोजन के घटक के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। ये हमारी कक्षा 6 के विज्ञान की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें कक्षा 6 के विज्ञान से रिलेटेड वीडियोज़ हम डालते रहते हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 में दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, जैसे कि रोटी। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है जिसमें दही, मट्ठा या अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। अध्याय 1 में हमने कुछ सारणियाँ बनाई थी जिसमें हमने आहारों को लिखा हुआ था। जो ये सारणी ये दी गई है, इनमें से हमें खाद्य पदार्थों को इस सारणी में छांटना है। और कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, जैसे कि हम यात्रा में होते हैं तो वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरीके के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो चलिए आगे पार्ट में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतु से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन या एक से अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए परीक्षण हम आगे करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए हमारे पास आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलेनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों की तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर ही कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को हम एक सारणी में तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए जा सकते हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारणी दी गई है जिसमें खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं और जिन पर हम परीक्षण करके उसमें उपस्थित घटकों को लिख सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाई जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 2 में हम मंड के लिए परीक्षण करके देखते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अगर यह नीला या काला हो गया है तो यह दर्शाता है कि इस भोज्य पदार्थ में मंड है। इसी प्रकार हम प्रोटीन के लिए भी परीक्षण कर सकते हैं और वसा के लिए भी परीक्षण कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैसे ये परीक्षण होंगे तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां जाके उस वीडियो में पूरा देख सकते हैं और ये सारणी को भर सकते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है ये हम आगे जानते हैं। यहाँ पर बाईं तरफ कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का दिया हुआ है। वसा के कुछ स्रोत दिए गए हैं। ऊपर की तरफ पादप स्रोत दिए गए हैं जैसे मूंगफली, तिल, गिरी, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। और नीचे की ओर जंतु स्रोत दिए गए हैं जिसमें मछली, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम और अंडे हैं जो वसा के स्रोत हैं। और दाईं तरफ इमेज में दिखाए गए हैं प्रोटीन के स्रोत जिसमें ऊपर की तरफ पादप स्रोत हैं जैसे मटर, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन और नीचे की तरफ मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध जो कि जंतु स्रोत हैं प्रोटीन के। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है
वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हमें आगे कुछ इमेजों में दिखाए गए हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत हमें आगे दिखाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक या एक से अधिक पोषक होते हैं। हमने अभी सारणी में देखे थे, हमने कुछ भोज्य पदार्थ लिखे थे जिनमें हमने उनके घटकों का परीक्षण भी। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। हमने सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यूँ कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यहाँ पर विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं जिसमें आम, दूध, मछली का तेल, गाजर और पपीता है। विटामिन बी के कुछ स्रोत यकृत, गेहूँ, चावल दिखाए गए हैं। विटामिन सी के कुछ स्रोत संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद दिखाए गए हैं। विटामिन डी के कुछ स्रोत दूध, मक्खन, अंडे और मछली दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ आयोडीन के स्रोत दिखाए गए हैं जिनमें पालक, मछली, अदरक है। लौह के कुछ स्रोत पालक, सेब दिखाए गए हैं। फास्फोरस के कुछ स्रोत दूध, मिर्च और केला दिखाए गए हैं। कैल्शियम के कुछ स्रोत दूध और अंडे दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक इमेज में दर्शाया गया है हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। गर्मियों के दिनों में कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रूक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रूक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रूक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रूक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रूक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो हमें यहाँ एक्टिविटी 3 में दिखाया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसे करते समय हमारे हाथ गीले होते हैं? हाँ, हमारे हाथ गीले होते हैं जब हम कोई टमाटर या नींबू जैसा कोई फल काटते हैं। जब भी आपके घर में कोई किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सब्जियां काटते टाइम या फल काटते टाइम हमें पानी की मात्रा का पता नहीं लगता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोच सकते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिए। जांचिए कि प्रतिदिन जो भी भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं।
दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसमें आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी भोजन तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रूक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार का यदि कोई आहार है तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? यहाँ इमेज में एक आदमी को दर्शाया गया है जिसका नाम बूझो है। बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। जिस तरीके से यहाँ इमेज में बोझों को दर्शाया गया है कि उसका मोटापा बढ़ गया है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ हमने आगे सारणी में दिखाए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इस सारणी में दिखाया गया है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। विटामिन ए की कमी से अभावजन्य रोग क्षीणता या दृष्टिहीनता हो सकता है और इसके लक्षण हो सकते हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 के अभाव से बेरी रोग हो सकता है जिसके लक्षण होते हैं दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C की अभाव से स्कर्वी हो सकता है जिसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है जिसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय जिसके लक्षण है कमजोर अस्थियां और दंत क्षय।
आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसे गाइटर के नाम से भी जाना जाता है, और जिसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना या बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह की कमी से अरक्तता यानी कि रक्त अल्पता, और जिसे हम बोल सकते हैं खून की कमी, और जिसके लक्षण हैं कमजोरी। तो इस पाठ का सारांश है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रूक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपने जाना होगा भोजन के घटकों के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए ताकि आप कक्षा 6 के विज्ञान के बारे में पूरा जान सकें।